हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं ना गवर्नेंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आई थिंक 50-60 पेज का है, तो 5-6 पार्ट्स में आके कंप्लीट भी हो जाएगा। 4 ही 5 पार्ट में हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको कर ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये मेंस के पर्सपेक्टिव से मैंने पूरा सीरीज सोचा है मैं कंप्लीट करा दूँ 2 महीने के अंदर, सारा ही मेंस का हो जाए, फिर उसके बाद प्रीलिम का रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो प्लीज़ शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। गवर्नेंस में पहले हम बात करेंगे, देखिए पहले हम एक कंपैरिजन स्कीम आपको समझा दें कि हमारा जो डिस्कशन होगा, है ना, वो कंपैरिजन होगा, है ना। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है ना, उसका दूसरी कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके बेसिस पे हम यहाँ पे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करेंगे। और दो मेन इसके पिवट होंगे कि पहला ये होगा कि ब्रीफ नॉलेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है ना, फिर इंपॉर्टेंस क्या है, करंट स्टेटस क्या है, फैक्ट क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लिसिटली है या एक्सप्लिसिटली उनमें से ड्रॉ हुआ है। ठीक है। कंपैरिजन ये भी करेंगे कि फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह, DPSP, फेडरलिज्म वगैरह। तो आप इस पे समझ रहे हो ना, तो हम ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम पहली कंट्री जो होगी वो हमारी होगी ब्रिटेन, ब्रिटिश से। तो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से हम सबसे पहले जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करेंगे। तो आप समझ गए इस बात को। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए हम साइलेंट फीचर सबसे पहले लेकर आए हैं, तो पहला हम लेंगे अनरिटन। ठीक है, अनरिटन। तो देखिए जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है उसका अनरिटन कैरेक्टर, है ना। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है रिटन नाम की, काफी प्रिसाइज है और कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जो कि कहा जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ गए, ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है कैरेक्टर में। जो मेन रीजन है ना इसके लिए वो ये है कि ये बेस्ड है कन्वेंशन और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस वगैरह पे, है ना। मतलब कन्वेंशन पे बेस है, पॉलिटिकल ट्रेडिशन वगैरह पे बेस है, और जिसका जो कि कुछ लेट डाउन नहीं है किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, है ना, अनलाइक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। अब जो कि यूजुअली एक प्रोडक्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कौन सा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये वाला नॉन रिटन है। अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अगर कंपेयर करें तो एक लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, ये आपको पता है, बहुत ही फेमस सेइंग है। फिर सेइंग क्या है, बात है। अब सेकंड देखिए यहाँ पे एवोल्यूशनरी, है ना। तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक स्पेसिमन है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट का, ये कभी भी फ्रेम नहीं करा गया है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, याद रखिएगा। ये जो है वे अनब्रोकन कॉन्टिन्यूटी है डेवलपमेंट की पीरियड ऑफ टाइम में, मोर देन 1000 ईयर्स में, 1000 ईयर्स में। ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोडक्ट है विजडम और चांस का। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें कई सारी सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। देखें, देखिए ये डिफर करता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से एक एक्सटेंट तक कि जो भाई हमारा इंडियन है, हमारा रिटन है, इंडियन वाला रिटन है ना। और इसमें वेल डिफाइंड प्रोविजंस भी हैं, वही जगह वहां पे ये सब नहीं देखने को मिलता है। हाउएवर दिस टू हैज ओपन टू एवोल्यूशन, है ना, गिवन दैट जो प्रोविजंस है अमेंडमेंट की वो हमारे में भी रखी गई है ना, वैसे कि वो एवोल्यूशन के लिए ओपन है, ऐसे ही हमारा वाला भी जो है अमेंडमेंट के लिए रेडी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हम लोग कर सकते हैं, है ना, ताकि भाई ज़रूरत के हिसाब से, सेंसिटिविटी के हिसाब से, वक्त के हिसाब से चेंजेस लाए जा सके। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये क्लासिक एग्जांपल है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये पास करा सकता है, अमेंड करा सकता है, रिपील करा सकता है एक सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से। सिंपल मेजोरिटी जानते हैं ना कि मतलब 50% मेंबर्स प्रेजेंट हो और वोट कर रहे हो, ठीक है, पार्लियामेंट के। हालांकि यहाँ पे जो है कोई डिस्टिंक्शन वगैरह नहीं करी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ के बीच में, दोनों ही के जो है एक जैसा ट्रीट करेंगे। हाँ, अब जो एलिमेंट है फ्लेक्सिबिलिटी का, ये प्रोवाइड करता है वर्च्यू अडेप्टेबिलिटी की और एडजस्टेबिलिटी की ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो क्वालिटी है इसने इनेबल करा है इसे ग्रो करने के लिए नीड्स ऑफ द टाइम। अब जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बदले में दोनों ही फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, ये समझिएगा, कई जगह फ्लेक्सिबल है, कई जगह रिजिड है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है ना बेसिक आइडियोलॉजी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये काफी वेल है। वेयर इन जो कुछ सारे फीचर्स हैं जैसे कि सोवेनिटी वगैरह, सेकुलरिज्म, है ना, और रिपब्लिक वगैरह, ये समझ लीजिए सैक्रोसेंट है, ये हमेशा रहेंगे। मतलब जैसे आपने अभी सुना होगा, अभी जो कैब एनआरसी वगैरह की चीज चल रही थी, तो उसमें क्या बोल रहे थे सब लोग, यही तो कह रहे थे ना कि क्या बोलते हैं, सेकुलरिज्म, है ना, सेकुलर कंट्री है, ये बेसिक फीचर है, इसे चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो बेसिक फीचर जितने होते हैं हमारे, जितने बेसिक फीचर का चैप्टर मैंने लिया है, तो आप देखेंगे वहां जाके इंडियन पॉलिटी में, तो बेसिक फीचर में क्या होता है कि वो आप कभी ऑल्टर नहीं कर सकते, उसको नहीं चेंज कर सकते, है ना। बाकी सबको चेंज कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से। अब ये सब सैक्रोसेंट है, हमेशा चलेंगे, बट अदरवाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने में खुद अमेंड हो सकता है। हाँ, अब उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट यहाँ देखिए, यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स। तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसके पास यूनिटरी कैरेक्टर है एज अपोज टू फेडरल अलोन, फेडरल वन।
अब देखिए जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो यूनिटरी है अपने कैरेक्टर में, सिंगल वाला, और फेडरल नहीं है। सारी जो पावर है ना गवर्नमेंट की वो दी गई है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जो कि सोवेरियन बॉडी है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है स्टेट के वो भी सबऑर्डिनेट है, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है सब सबऑर्डिनेट है, सब नीचे हैं पार्लियामेंट के, है ना। एक्सरसाइज जो डेलीगेट करती है पावर्स और आंसरेबल है उसी को, पार्लियामेंट को। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सिर्फ एक लेजिस्लेचर है ना, देयर इज ओनली वन लेजिस्लेचर। इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स वगैरह हो गया, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं और ना ही पॉलिटिकली ऑटोनॉमस यूनिट्स, है ना। अब ऐसे हम कुछ कंपेयर करके आपको अगर हम दिखा दें तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यूनिटरी और फेडरल के बीच में क्या बोलते हैं कंपैरिजन, तो देखिए सारी पावर जो यूनिटरी में होती है ना वो सेंटर के हाथ में होती है, वही जगह फेडरल में क्या होती है, पावर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है वो निकल के आती है कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। और कन्फेडरेशन यूनिट जो है वो एक साथ आती हैं और फॉर्म करती हैं स्टेट। अब देखिए जो यूटिनरी होता है ना उसमें जो सेंटर होता है वो डेलीगेट करता है पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। जैसे कि हमारी बात कर ली हमने, फेडरल में हमारे इंडिया हो गई, है ना, और कन्फेडरेशन में हमारी रियल पावर जो है वो यूनिट्स की होती है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब जो यूनिटरी है उसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तो ब्रिटेन का है, और जो कन्फेडरेशन है उसमें अपोस्ट यूनिटरी एग्जाम्पल ईयू या यूएसए, मतलब यूरोपियन यूनियन या यूएसए। अब देखिए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये एक वन इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है ब्रिटिश और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, साथ में सोवेनिटी भी पार्लियामेंट की। ब्रिटेन जो है ना उसके पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब जो किंग है वो सोवेरियन है और उसके पास सारी पावर्स भी हैं, अथॉरिटी भी है। जो रियल फंक्शनरीज है ना वो मिनिस्टर्स हैं, जो बिलोंग करते हैं मेजोरिटी पार्टी को पार्लियामेंट में, है ना, और रहते हैं ऑफिस में जब तक के लिए उनका कॉन्फिडेंस रहता है। जो प्राइम मिनिस्टर है उसके कुछ जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को अपने एक्ट और पॉलिसीज के लिए। इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो सेपरेट नहीं है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। उसके बाद देखिए बात करते हैं सोवेनिटी की, पार्लियामेंट के सोवेनिटी की। तो टर्म सोवेनिटी है उसका मतलब होता है सुप्रीम पावर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है सोवेनिटी। सोवेनिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट की, मतलब एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्सेंट है यहाँ पे। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ये एक लौता लेजिस्लेटिव बॉडी है कंट्री में, है ना, जिसमें अनफेटर्ड पावर है लेजिस्लेचर के पास में। ये बनाती है, अमेंड कर सकती है और रिपील कर सकती है किसी भी तरह के लॉ को। तो हमारे भारत के केस में क्या है, हमारे पास लेजिस्लेचर है स्टेट लेवल पे भी, यट जो लॉ मेकिंग पावर है इंडियन पार्लियामेंट की वो देखिए वो मतलब वो रफली करस्पॉन्ड करती है टू दैट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो कोर्ट है उनके पास कोई पावर नहीं है क्वेश्चन करने के लिए वेरिटी लॉ की, जो कि पास करी गई है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी खुद की अथॉरिटी से, जैसे कि एक ऑर्डिनरी लॉ हो गया लैंड का भी। ये बना सकता है इलीगल, जो लीगल है उसको इलीगल भी कर सकता है और लीगल को इलीगल भी कर सकता है ना। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मार्क डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा विज तो पार है इंडियन जुडिशरी की, है ना, टू कीप द टैब ऑन द लीगैलिटी ऑफ द लॉ फ्रेम्ड, है ना। ऑल्सो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है इसकी वजह से इंडियन जो जुडिशरी है उसके पास और पावर आ जाती है क्वेश्चन करने की लीगैलिटी लॉ की, है ना। इन द लाइट फैक्ट कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का ये हाईएस्ट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे रोल क्या है कन्वेंशंस का। तो जो कन्वेंशंस है ये आर नोन एज अनरिटन मैक्सिम्स, मतलब रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और अवॉइड करते हैं अमेंडमेंट्स को। तो ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वर्ल्ड के, उनके पास कन्वेंशंस आपको देखने को मिलेंगे। एक जो नेसेसरी कोलैरिटी है रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, सॉरी अनरिटन कैरेक्टर की ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ये है कि कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें तो वाइल जो क्वीन है उसके पास प्रिरोगेटिव है, रिफ्यूज कर सकती है वो असेंट टू अ मेजर पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बट कन्वेंशन के द्वारा शी डज नॉट डू सो। कन्वेंशन से आया है अगर तो वो नहीं ऐसा कर सकती, और जो है वो बन जाता है प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का इटसेल्फ, ठीक है। हाउएवर जो लीगल स्टेटस है कन्वेंशन का ये कम है, मतलब सब ऑर्डिनेट है रिटन लॉ से। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए रूल ऑफ लॉ की। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है रूल ऑफ लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या लिमिटेड गवर्नमेंट है, ये एक एसेंस है रूल ऑफ लॉ का। ये चेक करता है आर्बिट्ररी एक्शन पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। डाइसी के अनुसार यहाँ पे 3 प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ के जो मिले हैं देखने में ब्रिटेन में। तो पहला बात करें तो पहला है प्रोटेक्शन है आर्बिट्ररी अरेस्ट से, है, और अपॉर्चुनिटी है अपने आप को डिफेंड करने की। दूसरा ये है कि इक्वालिटी है लॉ के सामने, मतलब सारे ही जो लोग हैं वो इक्वल है लॉ के सामने, चाहे वो किसी भी पोजीशन या रैंक हो। इक्वालिटी जो है लॉ के सामने ये डिफरेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, है ना, जो देता है इम्यूनिटी कई सारे वेरियस टाइप ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स को। कॉन्स्टिट्यूशन के एब्सेंस में और फंडामेंटल राइट्स, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स, ब्रिटेन में जो जुडिशरी है वो प्रोटेक्ट करती है इस लॉ को,
तो ये सिस्टम है, इसे आप कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉज। जैसे कि यूएसए में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ है ना, और इंडिया में क्या है, आपका मेनका गांधी केस है। और तीसरा देखिए क्या है कि जो राइट्स है लोगों का ब्रिटेन में, ये गारंटी करा गया है जुडिशरी के द्वारा। जो जुडिशरी है वो देती है रिकॉग्निशन कॉमन लॉज को। द जो लोग हैं, मतलब जो लोग हैं ब्रिटेन में, वो एंजॉय करते हैं राइट्स, इवन अगर एब्सेंस है बिल ऑफ राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का, तब भी। हाउएवर ये देखा जाता है कि जो रूल ऑफ लॉ है ये प्रैक्टिस नहीं करा जाता है रियल सेंस में। कई सारे रीजंस एट्रीब्यूटेड हैं इसके लिए, जैसे कि ग्रोथ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, ग्रोथ है डेलीगेटेड लेजिस्लेचर का, इंटरनल या एक्सटर्नल इमरजेंसीज है ना। जो डेवलपमेंट है ये टर्म करे गए हैं न्यू डेस्पोटिज्म के नाम से। अब देखिए न्यू डेस्पोटिज्म क्या होता है, आप इसे कह सकते हो कि ये डिफाइन करा जाता है एक प्रिवेलेंस कंडीशंस का, जहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एंजॉय करते हैं डिसअप्रोप्रिएट पावर, है ना, इन स्पाइट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम के होने के बावजूद, है ना। कॉन्सिक्वेंटली जो टर्म न्यू डेस्पॉट्स है ये यूज करा गया है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, है ना, क्योंकि वो एंजॉय करते हैं बहुत सारी पावर इवन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो रूल ऑफ लॉ है ब्रिटेन में, ये सेफगार्ड करा गया है प्रोविजंस के द्वारा कि जो जजेस हैं वो जो है रिमूव करे जा सकते हैं ऑफिस से अपने सीरियस मिसबिहेवियर के लिए, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर रिक्वायरिंग द कंसेंट ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो जजेस हैं वो जो है वो दे सकते हैं अपनी जजमेंट बिना किसी फियर या फेवर के। फिर समझिए, द रूल ऑफ लॉ है ब्रिटेन में, इस ये सेफगार्ड हुआ है बाय द प्रोविजन दैट जजेस कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस फॉर सीरियस मिसबिहेवियर, है ना। सीरियस मिसबिहेवियर की वजह से ही जो है जजेस को आप अपने ऑफिस से हटा सकते हो, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, जो कि रिक्वायर करता है कंसेंट दोनों ही हाउसेस के पार्लियामेंट की, है ना। तो इस वजह से जजेस यहाँ पे इम्यूनिटी पाते हैं और डर भी नहीं है उनको कोई भी अपनी जजमेंट देने के लिए। तो सेम अडॉप्ट करा है इंडिया ने, जहाँ पे इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, और ये हेल्ड करी गई है एज अनमिस्टेकेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो वन ऑफ द फीचर है बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन का। हमने यहाँ पे बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट की। तो सबसे पहले ऑर्गन्स में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो ब्रिटेन में है, इस ये आप कह सकते हो ये क्राउन भी उसे वहां पे कहते हैं। तो अर्लियर क्या है, जो क्राउन है वो सिम्बलाइज करा गया था किंग, अब जो किंग है वो पार्ट है क्राउन का। तो जो क्राउन है ना, एज एन इंस्टीट्यूशन, ये कुछ लोगों को कंसिस्ट करता है, जैसे कि इसमें किंग आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव द सिविल सर्वेंट्स आ गए, फिर प्राइवी काउंसिल आ गई। क्राउन समझ रहे हैं, किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। अब ब्रिटेन में क्या है, इनिशियली सारे ही पावर जो है वो लाइट करती थी किंग के हाथ में। बाद में क्या हुआ, पावर शिफ्ट हो गया इंस्टीट्यूशन पे किंग के, है ना, टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सीओएम, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में, जो कि हेड कर रहा था प्राइम मिनिस्टर, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और प्राइवेट काउंसिल वगैरह। आज की डेट में जो क्राउन है वो कंप्राइज करता है सारे इंस्टीट्यूशन से। हैंस जो पहला पार्ट हो गया स्टेटमेंट का, वो डिस्क्राइब करता है किंग को एक पर्सन के तौर पे, while जो दूसरा पार्ट है वो डिस्क्राइब करता है किंग या क्राउन को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, है ना। ठीक है, मतलब पहला पार्ट करेगा पर्सन के तौर पे, दूसरा पार्ट करेगा इंस्टीट्यूशन के तौर पे। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें नेचर ऑफ मोनार्की। मोनार्की का नेचर कैसा है, तो देखिए ब्रिटेन जो है ना उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो है वो जो है इनकम्पैटिबल नहीं है डेमोक्रेसी के साथ में। ये इसलिए क्योंकि जो एसेंशियली जो पावर होती है मोनार्की एज हेड ऑफ द स्टेट, ये करेंटली क्वीन एलिजाबेथ II है, ये सेरेमोनियल है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पावर है ना, चॉइस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट, बट इनवेरिएबली जो मोनार्क है वो फॉलो करता है कन्वेंशन, दैट इज जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रांट करी गई है लीडर को, पॉलिटिकल पार्टी के या कोलिजन को, मतलब गठबंधन को, है ना, विच हैज मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। अच्छा, डिस्पाइट लैक ऑफ पावर की वजह के बावजूद भी जो मोनार्की है इसके पास कई सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं प्ले करने के लिए कंटेम्प्रेरी ब्रिटेन में, जैसे कि रिप्रेजेंट करना यूके को एट होम और अब्रॉड भी, ठीक है, सेट करना स्टैंडर्ड सिटीजनशिप के और फैमिली लाइफ के, फिर यूनाइट करना लोगों को, है ना, डिफरेंसेस के बाद भी, एलिजेंस करना, अमेंड आर्म्ड फोर्सेस का, मेंटेन करना कॉन्टिन्यूटी ब्रिटिश ट्रेडिशंस की, फिर प्रिजर्व करना क्रिश्चियन मोरालिटी को। साथ ही साथ कुछ चीजें और कंसिडर करना, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम रिक्वायर करता है दो तरह के हेड्स। पहला हेड क्या है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है ये रिप्रेजेंट करता है नेशन को और प्रोवाइड करता है कॉन्टिन्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में, और सेकंड हेड जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, इसके पास रियल पावर्स हैं, क्योंकि जो हाउस है उसके पास कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर में। जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीडर है हाउस का, वो रिप्रेजेंट करता है मेजोरिटी हाउस की। फिर जो इंस्टीट्यूशन है किंगशिप का, ये सोर्स है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का, ये कह सकते हैं कि जो विद द किंग इन द
Buckingham Buckingham Palace, the Englishmen sleep peacefully in their houses। मतलब ये कॉन्फिडेंस है किंग पे, किंग है इनके पैलेस में है, बकिंगम पैलेस में किंग है, तो जो इंग्लिश मैन है वो आराम से सोएंगे अपने घरों में, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं। जो किंग है वो काफ़ी ग्रेट हेल्प है क्रिटिक्स, मतलब जो क्रिटिकल टाइम्स में है ना, ये यूजुअली क्या करता है, बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है और देता है एक वैल्यूएबल एडवाइस, है ना, कंट्री के इंटरेस्ट में। अच्छा, बैगोट के अनुसार जो किंग है उसके बाद 3 तरह के राइट्स हैं, राइट टू वार्म, राइट टू इनकरेज और राइट टू इन्फॉर्म। अच्छा, अबॉलिश करके किंगशिप, है ना, जो रिक्वायर करेगा एक इलेक्टेड हेड, एक जो इलेक्टेड हेड है उसके पास कोई भी रियल पावर नहीं होगी, विद विल हैव इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी प्रोविजन नहीं है मोनार्की की जो एग्जिस्ट करती हो इन केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात सच है कि अगर ऐसे कोई टाइटल्स वगैरह किंग वगैरह अगर वो भी फॉरबिडन करे गए हैं आर्टिकल 18 में, आपको पता ही है टाइटल अबॉलिश करा गया है। आर्टिकल 18 कहता है फंडामेंटल राइट्स दस एम्फसाइजिंग इक्वालिटी, है ना, फंडामेंटल राइट्स भी हैं वो भी इक्वालिटी देखिए बताती हैं कि मतलब सबके पास इक्वल ही चीज़ है ना, कोई ऐसा महाराजा धीराज वाला हिसाब नहीं है ना। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो ब्रिटेन है उसके पास कैबिनेट है, फॉर्म करने के लिए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैबिनेट जो है एक प्लूरल या फिर कोलेजिएट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो पावर है वो लाए नहीं करती किसी एक हाथ में, बट पूरे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में करती है। जो प्रिंसिपल है वो सारे मिनिस्टर जो है वो सिंक और स्विम करेंगे एक साथ, मतलब आप समझते हैं कि इंग्लिश का वर्ड है हमारे यहाँ यूज करते हैं, ऑल मिनिस्टर्स सिंक एंड स्विम टुगेदर। ठीक है, डूबोगे और तैरोगे तो एक साथ तैरोगे सारे मिनिस्टर। ये बेस्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे टुवर्ड्स द लोअर हाउस। जो कैबिनेट है उसके पास ओरिजिन्स हैं प्राइवी काउंसिल के, सेटअप करे गए हैं एडवाइस करने के लिए किंग को। जो रोल है कैबिनेट का वो इंक्लूड करता है कुछ चीज़ें, जैसे कि अप्रूव करना पॉलिसी को अप्रूव करना, है ना, कई सारे मतलब मेजर पॉलिसी मेकिंग बॉडी हैं, रिजॉल्व करना डिस्प्यूट को, फिर कॉन्स्टेंट करना प्राइम मिनिस्टर को, यूनिफाई करना एक साथ लाना गवर्नमेंट वगैरह को, फिर गवर्नमेंट को जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी को भी एक साथ रखना, यूनिफाई करके रखना। मोर वो जो कैबिनेट है ना वो अल्टीमेट बॉडी है बनाने के लिए लॉ वगैरह पार्लियामेंट्री सिस्टम में, है ना। ये फॉर्म आउट होती है एक पार्टी ग्रुप से जो एंजॉय करता है मेजोरिटी हाउस में। जो कैबिनेट मीटिंग्स हैं वो भी होती हैं प्राइवेट में। उसके बाद देखिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। तो देखिए पोजीशन जो है प्राइम मिनिस्टर की, पीएम कैप्टन होता है शिप का, स्टेट की। पीएम जो है हेड है कैबिनेट का। जो पार्टी है पीएम की वो मेजोरिटी एंजॉय करती है हाउस में। ये कनेक्टिंग लिंक है किंग के बीच में और कैबिनेट के बीच में, एज वेल एज किंग और पार्लियामेंट के बीच में भी। जो लाइफ है हाउस की वो डिपेंड करती है पीएम पे। ये एडवाइस कर सकता है डिसोल्यूशन हाउस का। जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट करे जाते हैं पीएम के एडवाइस पे। तो जो टर्म है दूसरे मिनिस्टर्स का वो भी डिपेंड करता है पीएम पे। तो पीएम जो है वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, याद करिएगा। ब्रिटेन में पीएम जो है वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स है। ये बुला सकता है प्राइमस इंटर पेरिस या इंटर स्टेला ल्यूना माइनरस के तौर पे भी। ये एक्सप्लेन करता है कि जो पीएम है उसकी पोजीशन जो है वो अलग है दूसरे मिनिस्टर से। कैबिनेट सिस्टम में क्या होता है यहाँ पे, मतलब इन द कैबिनेट सिस्टम देयर इज मल्टीपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेंस अदर मिनिस्टर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब कैबिनेट सिस्टम में दूसरे मिनिस्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो रिलेटिव पोजीशन है पीएम की और दूसरे मिनिस्टर्स की पार्लियामेंट सिस्टम में, वो कंपेयर कर सकते हो आप रिलेटिव पोजीशन से प्रेसिडेंट की और उसके सेक्रेटरीज की प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। ठीक है, यूएसए की बात यहाँ पे करें, अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहाँ पे है तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, मेंबर्स जो है कैबिनेट के वो चूज करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यूएसए में स्पॉइल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। जो सेक्रेटरीज हैं वो मेंबर्स नहीं है कांग्रेस के। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मिनिस्टर्स हैं वो मेंबर्स होते हैं इधर हाउस के, ना, दोनों में से एक हाउस के मेंबर जरूर होते हैं। जो पीएम होता है वो ट्रीट नहीं कर सकता उन्हें सबऑर्डिनेट। थियोरेटिकली बात करें तो जो पीएम है वो कंसिडर करता है खुद को एज वन ऑफ द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, मस्ट हैव रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट एंड डिसीजन भी लेगा कंसल्ट करके उनके साथ में। हाउएवर जो पीएम है ये पहला है, फर्स्ट है, क्योंकि ये वो है जो अपॉइंट होता है पहले। ही इज वन हु इज अपॉइंटेड फर्स्ट, सिंस ये जो लीडर है हाउस ऑफ कॉमन्स का। ठीक है, दूसरे मिनिस्टर अपॉइंट उसकी एडवाइस पे होते हैं और दूसरे मिनिस्टर जो है वो रिमूव भी उसकी एडवाइस पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक बात और कर लेते हैं, जैसे कि पीएम जो है ना वो एक मून है स्टार्स के बीच में, समझ लीजिए एक चंद्रमा है तारों के बीच में। स्टेटमेंट जो है काफी रियलिस्टिक व्यू रखता है पोजीशन की, पीएम की पोजीशन की। प्रैक्टिस में बात करें पीएम जो है वो गेन करता है प्रोमिनेंस, है ना, और ही इज नॉट सिंपली द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। फॉर्मल फैक्टर्स क्या है, देखिए ये एक लिंक है पार्लियामेंट और किंग के बीच का, और मिनिस्टर्स जो है वो अपॉइंट और रिमूव होते हैं इसकी एडवाइस पे। ठीक है, फिर इनफॉर्मल फैक्टर्स ये हैं कि जो पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं, जैसे पोजीशन हो गई इसकी पार्टी की, एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो गई। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए डिफरेंस क्या है ब्रिटिश और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में। तो देखिए
जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है ना इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, वो मॉडल हुई है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पे, है ना। बस एक डिफरेंस है, इंडिया में जो पीएम है ना वो मेंबर है, होता है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का, जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा का उसको मेंबर होना जरूरी है। हाउएवर ये ऐसा कुछ नहीं है ब्रिटेन में, ठीक है। ये कन्वेंशन है ब्रिटेन में कि जो पीएम है वो हमेशा मेंबर रहेगा लोअर हाउस का, है यहाँ, वहां पे सिर्फ लोअर हाउस का ही रहेगा। अब हम प्राइवेट काउंसिल की बात करें तो ये वन ऑफ द एडवाइजरी बॉडीज होती है किंग की। ये लॉस्ट करती है, इसने रेलिवेंस अपनी लॉस्ट कर दी थी क्योंकि जो इमरजेंस हुआ कैबिनेट का उसकी वजह से, जो कैबिनेट के डिसीजंस हैं वो डिसीजंस होते हैं प्राइवेट काउंसिल के। अब ये कुछ इसके पास कुछ सुपरवाइजरी रोल भी होता है, अनलाइक आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वगैरह, कैम्ब्रिज वगैरह, है ना। इसके पास कुछ रोल भी होता है रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स का भी, जैसे कि चर्च वगैरह हो गया, एज वेल एज कोर्ट्स हो गए अपील के, कुछ एडमिरल्टी केसेस में। उसके देखिए परमानेंट सिविल सर्वेंट या ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बात करें तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है वो मॉडल है ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी पे। कुछ फीचर्स की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी जो है ब्रिटेन में वो जर्नलिस्ट है, यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट करा गया है, पॉलिटिकल न्यूट्रल है ये, और रिक्रूट करा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू, इंजॉय करती है बहुत सारी इम्यूनिटीज। ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी है ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये अभी भी जो है वो एलिटिस्ट है ना, सबसे हाई है। ब्यूरोक्रेट जो है वो जाने जाते हैं अपने न्यू डिस्पॉट्स के तौर पे। ये कहा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो थ्राइव करती है बिहाइंड द क्लॉक ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे जो है इसे कंपेयर करा गया है फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर, मतलब ओवर पारिंग द मिनिस्टर्स से। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लेजिस्लेचर की। तो देखिए पहले हम बात करेंगे एसेंशियल डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों सिस्टम में। तो यहाँ पे न्यूट्रल टेंडेंसी है कंपेयर करने के लिए पार्लियामेंट को, इंडिया के पार्लियामेंट और ब्रिटिश के पार्लियामेंट को। बट जो हमारा पार्लियामेंट है और जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन और प्रोसीजर है वो कॉपी नहीं है वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के, है ना। यहाँ पे कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस भी हैं इन दोनों सिस्टम में और हमारे में भी। अब देखिए ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो ग्रोन हुआ है कुछ करीब 300 साल की हिस्ट्री है इसकी, है ना। ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो माना जाता है कि किसी तरह का इंस्टीट्यूशन है जो एक्सरसाइज करता है सुवेरियन पार्ट्स, है ना, जिसपे यहाँ पे कोई भी लिमिट्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे भारत में दूसरी तरफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और पावर और अथॉरिटीज जो है हर ऑर्गन की, गवर्नमेंट की और हर जुडिशरी की, ये डिफाइन करी गई है और डीलिमिटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट से। जो पावर है पार्लियामेंट की वो खुद में ही इतनी क्लियर डिफाइंड है और डीलिमिटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी। हाउएवर इसका खुद का स्फेयर है, पार्लियामेंट सुप्रीम है ना। पार्लियामेंट जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है इंस्टीट्यूशन का लोगों के लिए, बट जो है वो सोवेरियन नहीं है इन द सेंस इन विच ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सोवेरियन, है ना। सोवेरियन ऐसा नहीं है जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना। एंड टू डू एंड टू नथिंग, जो पॉइंट है वो ये है कि जो सेंस है कॉन्स्टिट्यूशन सोवेरिटी का, तो उसकी जो पावर है वो जो है वो लिमिटेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट से, है ना। यहाँ ब्रिटेन की बात हो रही है। मोर ओवर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स को इंडिविजुअल के, जो कि जस्टिसेबल है कोर्ट्स में, है ना। मतलब अगर आपको इन्फ्रिंज करता है आपके राइट्स को तो आप कोर्ट में जा सकते हो, है ना। अब कोई भी तरह का लॉ पास हुआ अगर मान लीजिए पार्लियामेंट के द्वारा जो अब्रिज करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो आप सीधा अल्ट्रा वायरस कर सकता है इसको कोर्ट, है ना। कोर्ट नकार सकता है। जो कोर्ट है वो एजुकेट करते हैं डिस्प्यूट्स को, वाइल ऐसा करते वक्त वो जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को भी। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन पावर है और कुछ लिमिटेशन के साथ ये सूटेबली जो है वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को भी। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना वो बाई कैमरल है ना। यहाँ पे कोई जो है देयर इज दैट इज देर आर टू हाउसेस, यहाँ पे दो हाउसेस या चैम्बर्स हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड है जहाँ पे स्ट्रेंथ फिक्स नहीं है, और हाउस ऑफ कॉमन्स है जहाँ पे स्ट्रेंथ 650 मेंबर की फिक्स है। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना वो हेरिडेटरी मेंबर्स आते हैं। मोर ओवर इसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ लाइफ पेयर्स हैं, चर्च रिलीजियस पेयर्स, है ना, और कुछ लॉ कोर्ट्स हो गए। अब देखिए हम पहले बात करेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, है ना। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो सेकंड चैम्बर है या फिर अपर हाउस कह सकते हो यूनाइटेड किंगडम का बाय कैमरल का, ठीक है। अब एक साथ जो है हाउस ऑफ कॉमन्स और जो क्राउन है ना, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स फॉर्म द यूके पार्लियामेंट। देखिए समझिए, हाउस ऑफ कॉमन्स, क्राउन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स तीनों मिला के यूके का पार्लियामेंट बनाते हैं। जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो प्रपोज कर सकता है और बना सकता है कुछ चेंजेस, जिसे आप अमेंडमेंट कह सकते हो। हाउएवर जो इसकी पावर्स हैं वो लिमिटेड है। अगर ये अप्रूव नहीं करता एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन को तो आई एम सॉरी, तो ये सिर्फ जो है वो डिले कर सकता है अपना पैसेज इनटू फॉर अ ईयर। उसके बाद जो है यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है इंश्योर करने के लिए कि जो विशेष हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की और जो गवर्नमेंट की वो प्रिवेल करेंगी। इनफैक्ट जो हाउस है लॉर्ड्स का, है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वो लेबल कराए जाते हैं वन ऑफ द वीकेस्ट अपर हाउस इन द वर्ल्ड, है ना। ये सबसे कमजोर अपर हाउस है पूरे वर्ल्ड में। सिंस जो पैसेज है ना, जो पैसेज एक्ट थे 1919 के और 1949 के, जो हाउस ऑफ लॉर्ड था उसने पूरे मतलब लॉस कर दिए अपने सारे रियल लेजिस्लेटिव पावर्स को। ये सिंपली एक डिलेइंग चैम्बर बन गया। ये डिले कर सकता है ऑर्डिनरी बिल को मैक्सिमम 1 साल तक के लिए और मनी बिल को मैक्सिमम 1 महीने तक के लिए।
कंपेयर करें राज्यसभा से तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो वीक देखने को मिलेगा। राज्यसभा के पास इक्वल पावर है लोकसभा से एज फार एज ऑर्डिनरी बिल इज कंसर्न, है ना। यहाँ पे कोई प्रोविजन ऐसी नहीं है जॉइंट सिटिंग की, बट स्टिल बट इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। राज्यसभा के पास इक्वल पावर है लोकसभा में एज फार एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। तो राज्यसभा जो है ये भी डिलेइंग चैम्बर है लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह, हाँ, मनी बिल की बात करें तो। अब राज्यसभा जो है ना वो डिले कर सकता है बिल को मैक्सिमम 14 डेज के लिए। राज्यसभा जो है उसके पास स्पेशल पावर है जो कि अवेलेबल नहीं है लोकसभा को, जैसे कि आर्टिकल 249 हो गया और 312 भी हो गया। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आर्टिकल 249 और 312 आखिर है क्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा है कंपेयर, अगर हम करें हाउस ऑफ लॉर्ड और सीनेट को यूएसए की, तो सीनेट जो है उसके पास, उसे आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट अपर हाउस है, ये सारी इंजॉय करता है पावर वगैरह, है ना। तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाता है ना। मतलब अगर हम सीनेट देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट अपर हाउस है और एंजॉय करता है सारी इक्वल पावर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन बिल हो और इवन मॉनिटरी बिल का है ना हो, मनी बिल का है ना हो, ठीक है। ये एक कस्टमरी है इंट्रोड्यूस करने के लिए मनी बिल को लोअर हाउस में। जो सीनेट है वो एंजॉय करता है कुछ स्पेशल पावर भी जो कि अवेलेबल नहीं है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे कि बात करें रेटिफिकेशन इंटरनेशनल ट्रीटीज की, रेटिफिकेशन हायर अपॉइंटमेंट वगैरह की। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना वो इंजॉय करता है प्रिविलेज जो कि यूज करी जाती है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ब्रिटेन में, बट ये जो है अब सीज कर दिया गया है एग्जिस्ट करना, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसे क्रिएट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005 के द्वारा, है ना। एससी स्टैब्लिश हुआ 2009 में हालांकि। उसके बाद देखिए बात करते हैं कुछ हाउस ऑफ कॉमन्स की। तो जो ये जो लोअर चैम्बर है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट अथॉरिटी है कि चेयर होता है स्पीकर के द्वारा, अनलाइक चेयर इन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो द पोस्ट इज नॉन पॉलिटिकल एंड इंडीड बाय कन्वेंशन। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कि स्पीकर के पास है। जो नंबर ऑफ वेरियस जो नंबर होते हैं मेंबर्स के वो स्लाइटली मतलब वेरी करते रहते हैं टाइम से टाइम, मतलब टाइम टू टाइम में रिफ्लेक्ट करते हैं पॉपुलेशन चेंज के हिसाब से। मॉडर्न प्रैक्टिस में जो प्राइम मिनिस्टर है ये हेड हो गया गवर्नमेंट का और हमेशा जो है वो मेंबर रहता है मेजॉरिटी पार्टी का या कोलिजन का हाउस ऑफ कॉमन्स में। जो कैबिनेट है वो कंप्राइज करती है प्राइमरी लीडिंग हाउस ऑफ कॉमन्स को जो मेंबर हो गए मेजॉरिटी के। ऑल्दो जो मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वो सर्व करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे। इनफैक्ट डेजिग्नेट करना किसी को पार्लियामेंट के बाहर एक फ्री लाइफ पीयर के तौर पे ये देखा गया है एक रीसेंट मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग समवन एसेंशियली फ्रॉम प्राइवेट लाइफ इनटू द गवर्नमेंट, है ना। ब्रिटेन में क्या है एक लाइफ पीयर जो है एक पर्सन हो गया जिसे दिया जाता है एक टाइटल जैसे कि लॉर्ड या लेडी का, जो यूज करता है रेस्ट ऑफ दी अपने लाइफ पूरे जीवन यापन में बट विच दे कैन नॉट पास टू व्हेन दे डाई, है ना। बट उनकी डेथ होती है वो पास नहीं कर सकते उसको किसी और को। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है ऑल्दो हेड है गवर्नमेंट का और एमपी जो है ये अब यूजुअली लीडर हो गया हाउस ऑफ कॉमन्स का। तो लीडर हो गया जो हाउस ऑफ कॉमन्स का वो मेंबर है गवर्नमेंट का, ये एक चीफ स्पोक्समैन है मेजॉरिटी पार्टी का उन मैटर्स पे जैसे कि इंटरनल ऑपरेशन वगैरह हाउस ऑफ कॉमन्स के जितने भी होते हैं। तो जो ऑफिस होता है ना लीडर का वो इशू करता है अनाउंसमेंट इम्पीड करने की हाउस ऑफ कॉमन्स शेड्यूल को, एक रूटीन इंक्वायरी ऑपोजिशन काउंटर पार्ट सर्विसेज से एज एन ओकेशन फॉर द लीडर टू अनाउंस द बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स ऑफ सेशन। अच्छा, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं अकीन टू द रिपब्लिक कॉन्फ्रेंस और डेमोक्रेटिक कॉशस वगैरह, ये एक मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम पे डिस्कस करने के लिए अपनी पॉलिसी वगैरह एंड प्रोवाइड करने के लिए अपॉर्चुनिटी बैक बेंच पार्टी मेंबर्स को, ताकि वो अपने व्यूज वगैरह दे सकें, है ना, मिनिस्टर्स वगैरह को या शैडो कैबिनेट वगैरह को प्राइवेट फोरम में। अब जो पोजीशन होती है ना स्पीकर की हाउस ऑफ कॉमन्स में और उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें इंडिया और अमेरिका स्पीकर की, तो जो फीचर्स की बात करें सबसे पहले फीचर्स क्या है ब्रिटिश स्पीकर के, तो देखिए पोजीशन जो है ना स्पीकर की ये पोजीशन है ग्रेट प्रेस्टीज और डिग्निटी की। यूके में यहाँ पे एक कन्वेंशन है कि एक बार जो स्पीकर वो हमेशा स्पीकर, एक बार जो स्पीकर बन गया वो हमेशा का स्पीकर बन गया है। वंस द स्पीकर ऑलवेज द स्पीकर। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीकर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अनचैलेंज रहती है। एक बार जो पर्सन को अपॉइंट कर दिया आपने स्पीकर के तौर पे वो देता है फॉर्मल रेजिग्नेशन फ्रॉम इट्स पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। इसके पास कास्टिंग वोट भी होता है, अल्टीमेट डिसिप्लिनरी पावर भी होती है अगर हम देखें तो विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ द हाउस एंड एमपीज। अब देखिए यूएस का जो स्पीकर है स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो
देखिए ये एक्सपेक्ट करता है टू बी पार्टी मैन, है ना, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी न्यूट्रल। इसे न्यूट्रल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ये पार्टी मैन रहता है, ये फेवर करता है अपनी पार्टी को, है ना, और इसके पास कोई भी फाइनल डिसिप्लिनरी पावर नहीं होती जो लाया करती है हाउस में खुद में। यूएसए में जो स्पीकर है वो वोट कर सकता है शुरुआत में। अब उसके बाद देखिए उसके सबसे लास्ट पॉइंट लिखा है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ऑल्दो जो हमारी पोजीशन है वो मिडवे है बिटवीन ब्रिटिश और स्पीकर यूएस मॉडल के बीच में। ये थियोरेटिकली क्लोजर है ब्रिटिश मॉडल के, बट सिमिलर कन्वेंशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि बात करें, ये नेसेसरी नहीं है स्पीकर के लिए कि रिजाइन करे अपनी पार्टी से। अगर ये डिसाइड करता है रिजाइन करना तो ये जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। कोई भी कन्वेंशन वगैरह नहीं है हमारे भारत में जो कि इलेक्ट करे, ही विल बी इलेक्टेड अनकंटेस्टेड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, जुडिशरी की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेनिटी, जो जुडिशरी है ना वो लैक करती है इंट्रिंसिक पावर में स्ट्राइक डाउन करने के लिए एक्ट पार्लियामेंट का। हाउएवर जो सबऑर्डिनेशन है कॉमन लॉ का टू स्टैट्यूट लॉ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सबऑर्डिनेशन हो गया जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव में, है ना। कोर्ट जो ब्रिटेन में है वो रिटेन करते हैं कुछ पावर, जैसे कि इंटरप्ट करना प्रिसाइज मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट में, फिर रिव्यू करना एक्शंस मिनिस्टर्स के उसको दूसरे पब्लिक ऑफिशियल्स के, अप्लाई करके डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड पार्ट्स। फिर और तीसरा ये है कि अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट नेचुरल जस्टिस ऑफ द एक्शंस ऑफ मिनिस्टर्स और दूसरी चीज़ें का, बिकॉज जो पार्लियामेंट है वो सोवेरियन है, तो जो गवर्नमेंट है वो देख सकती है ओवरटर्न करने के लिए डिसीजन कोर्ट्स के पास करके अमेंडमेंट लेजिस्लेचर। जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की वो प्रोवाइड करती है जुडिशरी को एक पोटेंशियली सिग्निफिकेंट रोल पॉलिसी प्रोसेस में। रिसेंट डिकेट्स में क्या है, यहाँ पे कई सारे जो है अपसर्ट देखने को मिले हैं जुडिशियल एक्टिविज्म में, कई सारे रीजंस की वजह से, जैसे कि जजेस जो है उनके पास काफ़ी जो है वो विल करते हैं रिव्यू करने के लिए और कॉश करने के लिए मिनिस्ट्रियल एक्शन। फिर ब्रिटिश मेंबरशिप ईयू में मतलब यूरोपियन यूनियन में, फिर इनकॉर्पोरेशन ईसीएचआर का मतलब यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का एक डोमेस्टिक लॉ के तौर पर, फिर डेवोल्यूशन पावर्स का इलेक्ट करने के लिए असेंबलीज स्कॉटलैंड वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में, फिर क्रिएशन सुप्रीम कोर्ट का 2009 में। फिर अगर हम कंपेयर करें ना इंडियन और ब्रिटिश जुडिशरी को, तो देखिए पहले हम करेंगे डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस की बात करेंगे तो देखिए ब्रिटिश सिस्टम में देखिए तो जो लैक है कॉन्सेप्ट का बेसिक स्ट्रक्चर का, है ना, बनाता है अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट के सुपर सीड जुडिशियल अनाउंसमेंट के द्वारा। वेयर एज हमारे केस में क्या है, जो कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का ये प्रोवाइड करा गया है ना, एक पोटेंशियल टूर है जुडिशरी को जिसके द्वारा जो है स्कटल डाउन कर सकती है किसी भी तरह का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक्शन, है ना, जो कि डीम करा गया है एज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश का जो लीगल सिस्टम है वो कम्प्लीटली बेस्ड है कॉमन लॉ सिस्टम पे। कॉमन लॉ सिस्टम देखिए इंप्लाई करता है कि जो लॉ है वो डेवलप करा गया है जजेस के द्वारा थ्रू देयर डिसीजंस ऑर्डर्स और जजमेंट, है ना। अब हाउएवर जो ब्रिटिश सिस्टम है उसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पे जो है जो कि इंटायरली बेस्ड है कॉमन लॉ सिस्टम पे, जहाँ पे इसके पास ओरिजिनेटेड फॉर्म है जो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम इंडियन सिस्टम, इनकॉर्पोरेट करता है कॉमन लॉ सिस्टम को अलॉन्ग विद द स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी लॉज। अब हम कुछ सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं। तो एक्शन जो एग्जीक्यूटिव के हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं अल्ट्रा वायरस दोनों ही सिस्टम के द्वारा। जुडिशरी जो है वो कंसिडर करी जाती है हाईएस्ट इंटरप्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन की। ऑफ लेट यहाँ पे कोई भी जो है स्प्लर्ज है जुडिशियल एक्टिविज्म में ब्रिटेन में, और जुडिशरी जो है बनती है पावरफुल और ज़्यादा एक्टिव। एक जो सिमिलर रिवोल्यूशन जो है जुडिशरी का वो नोटिसेबल है इंडिया के केस में भी। अब देखिए नोट करिए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जो है आया एग्जिस्टेंस में एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील के तौर पे। एक जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी इंट्रोड्यूस हुई, है ना। ब्रीफ सिनॉप्सिस की बात कर लें, कंपैरिजन जो ड्रॉन हुआ है, तो देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्रोडक्ट है ये हिस्ट्री और रिजल्ट का एवोल्यूशन के। यहाँ पे डिफरेंसेस भी हैं थ्योरी और प्रैक्टिस में, फ्लेक्सिबल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन भी है, फिर आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी है, रूल ऑफ लॉ, सिविल लिबर्टीज वगैरह भी एप्लीकेबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटन है, फेडरल है, पावर डिवाइडेड है सेंट्रल स्टेट में, और कोई भी मोनार्की या रिपब्लिक नहीं है। ब्रिटिश में अनरिटन है, यूनिटरी है, पावर जो है वो सेंटर के हाथ में है और उसके पास किंग या क्वीन है। फिर हम देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करा गया है ब्रिटिश और इंडियन प्रेसिडेंट के बीच में करा है। तो देखिए जो ब्रिटिश का मोनार्क है ना उसकी पोजीशन जो है वो किंग की हेरिडेटरी होती है, बल्कि इंडिया के केस में इलेक्टेड है। ब्रिटिश में किंग एंजॉय करता है एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, मतलब ये कह सकते हो कि किंग जो है वो कभी गलत नहीं कर सकता, बट इंडिया के केस में प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो सकता है वायलेशन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। एक ही चीज़ है इम्पीचमेंट वाली। फिर ब्रिटिश के केस में यहाँ पे कोई भी किंग जो है उसके पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये गोल्डन जीरो है। इंडिया के केस में यहाँ पे लैक है क्लियरिटी का, है ना। इंडियन प्रेसिडेंट में यहाँ पे जो है कंफ्यूजन है कि वेदर ये इसके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर है या मेरली एक रबर स्टैंप है ये, है ना। मतलब 24 जो अमेंडमेंट था वो क्लैरिफाई करता है कि इसके पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, रियल पावर जो है वो
प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, वाइल जो प्रेसिडेंट है वो एक रबर स्टैंप है। वही जगह 44th अमेंडमेंट जो है वो फिर से चेंज करता है स्टैंड, प्रोवाइड करता है कुछ स्कोप प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिप्शन के लिए। ये अब जो है भेज सकता है रिक्वेस्ट बैक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक दो ओनली वंस, एक ही बार कर सकता है लेकिन कर सकता है। अब आखिरी में देखिए कंपैरिजन अगर हम करें ब्रिटिश मोनार्क और यूएस प्रेसिडेंट का, तो देखिए ब्रिटिश मोनार्क में किंग एक टाइटुलर पावर हेड है, टाइटल है इसके पास में। वही जगह जो यूएस प्रेसिडेंट है ये दोनों है, एक रियल एज वेल एज टाइटुलर हेड दोनों है। अब उसके बाद ब्रिटिश जो मोनार्क है वो हेरिडेटरी है, वही जगह यूएस है वो इलेक्ट करा गया है एंड इम्पीच हो सकता है। वही जगह जो ब्रिटिश है ना उसमें कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। वही जगह जो यूएस है उसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है सब्जेक्ट टू चेक्स एंड बैलेंसेस। तो यहाँ पे हमने पूरा ब्रिटिश का कंपेयर कर दिया। अब नेक्स्ट में हम आपके लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और प्लीज़ अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। और आई विल ट्राई टू कंपेयर कंप्लीट एवरीथिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वेरी 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 नाइस डे।